میں गांव से शहर गया हुआ था किसी काम के सिलसिले में। वापसी पर सोचा कि थोड़ा फल ले जाऊं, घर वाले खुश हो जाएंगे। फलों की दुकान पर मोटरसाइकिल खड़ी की, फलों का एक दाना खाया और पकड़कर चेक करने लगा और औरतों की तरह दुकानदार से भाव ताव करने लगा। कीमत तय करने के बाद फलों के दोनों थैलों समेत अपने आप को मोटरसाइकिल के हवाले किया और गांव की तरफ रवाना हो गया। मैं जब अकेला सफ़र करता हूँ तो मेहदी हसन और जगजीत सिंह की गज़लें गुनगुनाने लगता हूँ, और ये मौका भी मुझे उस वक्त मिलता है जब मैं अकेला होता हूँ, क्योंकि दूसरा शख्स मेरा सर बर्दाश्त नहीं कर पाता। बस मैं शुरू हो गया। कुल मिला के 5-6 गज़लों की मुसाफत थी। आपको देख कर देखता रह गया, क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया। मैं जगजीत सिंह की गज़ल बड़े मज़े से गा रहा था कि रास्ते में एक लड़की ने रुकने का इशारा किया। मैंने मोटरसाइकिल से पहले गज़ल को बंद कर देना मुनासिब समझा और फिर उसके सामने ब्रेक लगा दी। लड़की ने दुपट्टे के नकाब से अपना हुस्न ढांपा हुआ था। शाम का वक्त था, ट्रैफिक भी इस रोड पर ज़्यादा नहीं थी। उसने मुझसे लिफ्ट मांगी और आम लड़कों की तरह मैंने भी लिफ्ट दे दी। दो मुखालिफ जिन्स यूं करीब हों तो जज्बात का उभरना लाजमी है। बस फिर वही हुआ कि वो मेरी सोचों से होती हुई मेरे आसाब पर छाने लगी। उसके बैठने का अंदाज ऐसा था कि जैसे हम एक दूसरे से आशना हो, लेकिन इससे पहले हमारी गुफ्तगू या मुलाकात नहीं हुई थी। औरत हो और बातूनी ना हो बहुत कम मिलता है, लेकिन पहली मुलाकात तकल्लुफाना ही होती है। सो थोड़ा शर्म आते हिचकचाते सलाम दुआ के बाद बातों का सिलसिला और सवाल जवाब शुरू हो गए, जैसे मैं किसी साइंस की किताब ज़बानी सुनाने के लिए किसी मुम्तहिन के सामने खड़ा हूँ। कहाँ के हो, क्या करते हो, शादी हो चुकी है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सवालात उसकी नस्वानी आवाज़ में हरगिज़ बुरे नहीं लग रहे थे, बल्कि दिमाग की नसों में गर्मी की बारिश के कतरों की तरह ताजगी भर रहे थे। इस सफ़र में मुलाकात को तवालत देने के लिए और उस पर अपनी धाक जमाने के लिए मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार बिल्कुल कम कर दी थी। उसके सामने मुझे हर पहलू, चाहे दीनी हो, माशरती हो या निजी हो, मैं खुद को अच्छा साबित कर रहा था। सो मैंने गुफ्तो शनीद की मिठास और अंग्रेज़ी ज़बान का सहारा लिया। नाम पता से लेकर मोबाइल नंबर, घर के अफराद तक मैं सब कुछ बता चुका था। आम तौर पर लड़के लड़कियों को और लड़कियां लड़कों को या अपने हम जिन्स को पहली मुलाकात में अपने ज़ाती सवाल नहीं बताया करते, लेकिन क्या करूं, इंसान में एक नफसी हैवान भी रहता है। उसने मेरा नाम पूछा और फिर मोबाइल नंबर मांगा। मैंने इंग्लिश में फर नंबर बता दिया। नंबर डायल करके बोली, मैंने आपका नंबर वकास के नाम से सेव किया है, मेरा नंबर 987 है लास्ट में, इसे हुमा के नाम से सेव कर देना, जब कभी मिलना हो तो राब्ता कर लेना। समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ क्या वो भी सोच रही है। शायद ऐसा हो सकता था। मन के भेद कौन जाने। अब तो वो खुलकर बातें करने लगी। मैंने भी अपनी शर्म उतार कर फेंक दी। एकदम से उसने पूछा, जगह है आपके पास? मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगी, पागल, रात हो रही है, समझ नहीं आता मैं क्या चाहती हूँ, नहीं तो मैं ले चलूँ। मैंने जवाबन शर्माते हुए कहा, जगह का कोई मसला नहीं, मैं तो तुझे तब ही समझ गया था जब तू मेरे कांधे पर हाथ रखकर बैठी थी और मेरा और मुंह में ही था कि उसने कहा, अच्छा ये बताओ कितने पैसे दोगे? मैंने कहा, आप कितने लेती हैं? मैंने सवाल पे सवाल कर दिया। उसने कहा, 1500, अगर उससे ज़्यादा दे सकते हो तो आपका शुक्रिया। उसका शुक्रिया कहने का अंदाज मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ था। शुक्रिया मतलब? मैंने मोटरसाइकिल रोक कर पूछा। वो नीचे उतर कर बोली, कुछ नहीं, बस वैसे ही, कोई ऐसी बात नहीं, आप कितने भी दे देना, और हाँ, मुझे घर के करीब उतार देना, ज़्यादा दूर के नहीं हो। वो जैसा कि मेरे शुक्रिया वाले सवाल को ही खा गई, ऐसे कि जैसे उसने मेरी बात ही टाल दी हो। घर में और कौन कौन है? ये मैंने थोड़ा सख्त लहजे में पूछा। मैं और मेरे 2 बेटे, उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। बेटों का सुनकर मेरा सवाल और मेरा जहन बदल रहा था। आपके बेटे अकेले हैं, घर में आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, रात हो रही है। मेरे इस हैरत ज़दा सवाल पर उसने इत्मीनान से जवाब दिया, उनको पता है माँ काम पर गई है, ईशा से पहले या ईशा तक आ जाएगी। खाना तैयार करके आई हूँ, आप फिक्र ना करें और ना ही इतने सवाल जवाब करें। अगर कुछ करना है तो जल्दी करें, टाइम बहुत हो गया है। मैंने ईशा से पहले घर जाना है, नहीं तो मुझे यहीं उतार दें, मेहरबानी होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया है, मेरे सवाल और सोचों के महवर बदल गए थे। अब तो मुझे इस पर गुस्सा भी आ रहा था और मैं गुस्से से बात करने लग गया था। 2 बच्चों की माँ हो, शर्म करो।
ऐसी क्या मजबूरी है, काम काज कर सकती हो, जॉब कर सकती हो। मुझे ऐसा लग रहा था मैं उसे डांट रहा हूँ और वो रो रही थी, बार बार आंखों पर हाथ फेर रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो नकाब उतार कर दुपट्टे से आंखें साफ करने लगी। वो बताने लगी, काम ही तो करती थी, शाम तक एक घर में, सुबह एक घर में, दोपहर से शाम तक बस काम से फारिग होकर बाहर निकली थी। अब वो बात करते हुए ज़ारों की तार रो रही थी और मुझे उस पर अब भी गुस्सा आ रहा था और मैं गुस्से में सवाल कर रहा था, क्यों निकली थी, ऐसी भी क्या मजबूरी थी। वो रो रो कर सुना रही थी, जैसे उसे मालूम हो गया हो कि मैं उसके काबू नहीं आने वाला। वो कड़वा सच बोले जा रही थी और मैं खामोशी से उसका दुख सुन रहा था और समझ रहा था। मेरे 2 बेटे हैं, वो अच्छे स्कूल में भेजती हूँ और उनके अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद मुझे मायूस नहीं होने देती। पहले मैं फैक्ट्री में काम करती थी, घर का राशन और उनकी फीस बमुश्किल पूरी हो जाती थी, मगर फैक्ट्री में लड़के छेड़छाड़ करते थे। 3 महीने पहले मुझे बहुत मजबूर होकर फैक्ट्री छोड़ना पड़ी। अब घरों में काम करती हूँ, राशन तो पूरा हो जाता है, मगर स्कूल की फीस की वजह से मेरे दोनों बच्चे घर में बैठे हैं। उन्हें प्रिंसिपल ने निकाल दिया है और कहा है तब आना जब फीस होगी। मैं खुद भी स्कूल गई, प्रिंसिपल से बात की, फीस के लिए कुछ दिन मांगे, मगर मायूस होकर घर आ गई। बच्चों की फिक्र से मेरा चैन, नींद, सुकून न जाने सब किधर चले गए हैं। आप मुझे यूं ना देखिए, मैंने तो कल रात भी अपने जिस्म का सौदा किया। थोड़े पैसे मिले, थोड़े कम थे, तो आज शाम को निकली हूँ कि शायद आज फीस पूरी हो जाए तो सुबह बच्चे स्कूल चले जाएंगे। बस इसीलिए ही जिस्म बेचा है। रात भर मैंने अपने बच्चों की फीस देनी है। मैंने कपकपाते होंठों से पूछा, कितनी फीस है बच्चों की? कहने लगी 6000, मगर कल रात 2000 हो गया था। मैंने इरादा किया पैसे देने का और सोचने लगा कि आम लोग कितने पत्थर दिल हो गए हैं। अफसोस की बात है कि मैं और मेरे जैसे लोग कभी भी ऐसे शख्स की मदद नहीं करते जब तक कि उनका दुख उनकी ज़बान और चेहरे पर अया ना हो जाए। मैंने हुमा से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मुझे इस बात पर भी माफ़ कर देना कि जब मैंने कहा था कि मैं तभी समझ गया था जब आप मेरे कंधे पर हाथ रख कर बैठी थी, मगर अफसोस मैं तुम्हें समझ ना सका। अपने बटुए से 5000 निकाला और उसके हाथ पर रख दिया और साथ ये भी कह दिया कि मैं आइंदा आपको ज़रूर कॉल करूँगा और मिलता रहूँगा। अब मैं दिल ही दिल में सोच रहा था, ये फ्रूट मैंने इसलिए लिया था कि घर वाले खुश हो जाएं। हमें अपनों की खुशियाँ कितनी अजीज़ होती हैं। हम बेहिस लोगों को किसी दूसरे का एहसास नहीं। हमें अपनी बसात के मुताबिक इंसानी रिश्ते को भी अहमियत देनी चाहिए। हुमा का रोना देखकर मेरी आंखें नम हो गई थी, लेकिन अंदर से मैं धाड़े मार मार कर रो रहा था। वो मुझे मालो ज़र की खुशियों की, लंबी उम्र की ढेरों दुआएं देती जा रही थी और मैं शर्मिंदा हो रहा था, खुद से, अपनी ज़िंदगी से, अपने सांसों से। हुमा की हालत देखकर मेरा कलेजा फटे जा रहा था। उसकी दास्तान मुझे शर्मिंदा कर रही थी। मुझे अपने होने पे दुख हो रहा था। मेरी सांसें क्यों चल रही हैं? हम जैसों को मर जाना चाहिए। बहुत खुदगर्ज लोग हैं हम। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।